हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बिहार स्पेशल में महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। महाजनपदों की संख्या बिहार में हमें पढ़ना था। तो बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 हो जाएगा। तीनों महाजनपदों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वज्जी महाजनपद को देखेंगे। और ये वज्जी महाजनपद से पहले आप बिहार का अध्ययन एक बार करिए। ये बिहार का आपका मैप है और यही गंगा नदी है। यही गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हो जाएगा आपका ये उत्तरी बिहार है। यह उत्तरी बिहार प्रमुख समस्या थी बाढ़ का। अभी के समय में इसकी संरचनाओं में अंतर देखा जाने लगा है। आजकल बरसात और बारिश भी दक्षिण बिहार में ज़्यादातर होने लगे हैं और उत्तर बिहार में बाढ़ों की समस्या पे थोड़ा सा है ना कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पे ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हो जाएगा उत्तर बिहार और गंगा के दक्षिण में ये जो सारा एरिया जो हम लोग देख रहे हैं ये हो जाता है दक्षिण बिहार। इसी बिहार में 3 महाजनपदों का उत्थान हुआ और 3 महाजनपदों में अगर हम लोग उत्तर भारत में महाजनपदों की बात करेंगे तो ये वज्जी महाजनपद हो जाएगा। और वज्जी महाजनपद यही है, यही वज्जी महाजनपद हो जाएगा। इसका एरिया यहाँ तक आता है वज्जी महाजनपदों का। वज्जी महाजनपदों का जो एरिया है अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद का राजधानी कहाँ पर है? वैशाली है। वैशाली प्राचीन नाम इसका बसाड़ हो जाता है। प्राचीन नाम इसका बसाड़ है। 8 राज्यों का संघ है। 8 राज्यों का संघ जिसमें प्रमुख है लिच्छवी गणराज्य। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में पूरी संसार में पहला गणतांत्रिक अगर राज्य की अगर बात किया जाए तो यही बिहार हो जाएगा वज्जी संघ। वज्जी संघ हो जाएगा। 8 राज्यों का संघ है यहाँ पर। ये हो जाएगा 8 राज्यों का संघ है ना। 8 राज्यों का संघ है। कौन कौन ऐसा राज्य होगा यहाँ पर तो इसकी चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन ऐसा राज्य होगा? पहला राज्य हो जाएगा यहाँ पर इसका जिसे हम लोग वज्जी कहते हैं। वज्जी पहला राज्य है ये। दूसरा राज्य की बात करें यहाँ पर तो दूसरा राज्य लिच्छवी हो जाएगा। और यही लिच्छवी सबसे प्रमुख गणराज्य था। यही लिच्छवी सबसे प्रमुख गणराज्य था। वज्जी संघ में 8 राज्य थे। 8 राज्यों का संघ ही कहा जाता है वज्जी को। और दूसरा था आपका नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये तीसरा राज्य हो जाएगा जिसको हम लोग विदेह कहते हैं है ना। विदेह विदेह हो जाता है। और चौथा में हम लोग देखेंगे ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक है ना। ज्ञात्रिक आप लोग पता होगा शायद। ज्ञात्रिक अगर हम लोग बात करें तो ज्ञात्रिक ये जो राज्य है इसका संबंध महावीर से हो जाता है ना। महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर से इनका यहाँ पर संबंध देखा जाता है। उसके बाद हम लोग 5वां राज्य की बात करते हैं और 5वां राज्य हो जाएगा जिसको हम लोग उग्र कहते हैं। 5वां राज्य उग्र हो जाएगा। और 6ठा राज्य आपका हो जाता है जिसको हम लोग भोग कहते हैं। भोग भोग। और ये 7वां राज्य होगा जिसको इक्ष्वाकु कहा जाता है ना। इक्ष्वाकु कहा जाता है। और ये हो जाएगा आपका 8वां राज्य। और 8वां राज्य हो जाता है जिसको हम लोग कौरव कहते हैं। कौरव। और इसी 8 राज्यों का संघ है। 8 राज्यों का एक संघ है जिसमें प्रमुख है लिच्छवी। जिसमें प्रमुख लिच्छवी है। और इसी वज्जी संघ का वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? यही वैशाली है। वैशाली का प्राचीन नाम हो जाएगा जिसे हम लोग बसाड़ के नाम से जानते हैं। बसाड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राजा विशाल। राजा विशाल ने इस वैशाली शहर को बसाया था। राजा विशाल ने है ना। ये राजा विशाल की अगर हम लोग चर्चा करें तो राजा विशाल जो है यही राजा विशाल है जिन्होंने राजा विशाल ने इसी वैशाली को बसाया था। इसी शहर को बसाया था इन्होंने। यहाँ के जो अंतिम सम्राट हैं राजा विशाल के जो अंतिम सम्राट हैं उनका नाम है सुमति। राजा विशाल के जो अंतिम सम्राट हैं उनका नाम सुमति है। सुमति कह सकते हैं या इनको आप कह सकते हैं प्रमति भी कह सकते हैं। प्रमति भी कह सकते हैं
है ना, प्रमति भी कहा जाता है। दोनों नाम आप ये इंगित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग वज्जी देख रहे हैं, तो वज्जी में सबसे पहले क्षेत्रों को भी इंगित कर लीजिए। क्षेत्र तो हम ऐसे बता दिए, लेकिन कभी कभी सवाल आपसे है ना पूछेगा तो क्या क्या आप बताएंगे। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। आप लोग हो सकता है स्क्रीनशॉट लिए होंगे या लिख लिए होंगे, है ना। यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पर वज्जी संघ देख रहे हैं, जो उत्तर बिहार में वज्जी संघ है, अगर क्षेत्रों की बात करें तो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ये चंपारण का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा, चंपारण का क्षेत्र हो जाता है, दरभंगा का क्षेत्र है, वैशाली का क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे सारण का क्षेत्र है। इसको इस तरह से लिख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद चंपारण का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है हमें दरभंगा और सारण जिला में भी, दरभंगा है ना, दरभंगा और सारण जिला में भी, है ना, वैशाली तो है ही। इतने जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसका प्रसार देखने को मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वैशाली का भी एक अपना इतिहास है। वैशाली का अपना एक इतिहास है। यही वैशाली जो है, इसी वैशाली में एक बहुत ही सुंदर गणिका रहती थी, जिनका नाम था, है ना, जिनका नाम क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत गणिका रहती थी जिनका नाम था आम्रपाली। इसी वैशाली में एक गणिका रहती थी जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आम्रपाली, है ना, आम्रपाली, याद रखिएगा। आम्रपाली ये विदुषी थी, कह सकते हैं कि टॉप क्लास की जो है ना वेश्यावृत्ति जो काम करती हैं, जो राजा महाराजाओं के यहाँ गणिका के रूप में बड़ा आदरणीय और बड़ा ही शुभ नाम, शुभ मतलब एक था, एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोग भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था, है ना। तो इनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली के गोल्डन कक्ष में हमेशा बिंबिसार जाया करते थे। बिंबिसार से इनका अच्छा संबंध था, बिंबिसार के साथ इनका अच्छा संबंध था, और बिंबिसार के पुत्र भी इनसे मोहित हो गए थे, जिनका नाम था अजातशत्रु। आम्रपाली उस दुनिया की सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन एक होता है ना कि एक वक्त आता है जो आपके हुस्न पे जो भी गुरूर अगर होता है, धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपको या तो किसी के शरण में जाना पड़ता है, नहीं तो धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ना कोई चीज़ है जहाँ पर सुख और शांति आपको प्रदान करे, वहाँ पर आप जाते हैं। तो आम्रपाली को लगता है कि हमारे राज्य में और हमारे यहाँ तथागत बुद्ध जो है वो आ सकते हैं, ऐसा उम्मीद और ऐसा इच्छा लेकर के वह पहुँचती है। लेकिन तथागत बुद्ध भी इनके भोजन पे आमंत्रित करती हैं, है ना, भोजन पे आमंत्रित करती हैं, लेकिन इनके आमंत्रण को ये ठुकराते नहीं हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और आम्रपाली के यहाँ भोजन करने के लिए तथागत बुद्ध पहुँचते हैं। और यहीं पर कहा जाता है कि आम्रपाली के द्वारा इनको उधान दिया गया था, दान स्वरूप आम्रपाली ने तथागत बुद्ध को एक उधान भेंट की थी, आम्रपाली के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और ये सब हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग वज्जी में। और वज्जी के ही एक रहने वाले थे, बहुत विद्वान थे, जिनका नाम था जीवक। वज्जी के ही रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जीवक। आप जानते होंगे, जीवक नाम है, जीवक तक्षशिला में, है ना, जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आप देखते होंगे इस दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जहां पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, शिक्षा ग्रहण किया था, और सबसे मशहूर ये चिकित्सक बन गए थे। चिकित्सक, इनका संबंध भी यही वज्जी से हो जाता है, वज्जी से। आप जानते होंगे महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर का माता का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। और त्रिशला का संबंध जो है वज्जी संघ के प्रधान थे चेटक, और उन्हीं की ये बहन थी।
और ये वज्जी संघ में हमने कहा था कि 8 राज्यों का एक संघ है, और इसी 8 राज्यों में एक वज्जी भी संघ है जिसके प्रधान थे, जिनका नाम था चेटक। उन्हीं की बहन थी ये महावीर की माता, उन्हीं की ये बहन थी महावीर की माता। और यहां तक कि महावीर का संबंध भी ज्ञात्रिक संघ से हो जाता है। महावीर का हो सकता है जो 8 आप लोग राज्य देख रहे होंगे, है ना, 8 राज्यों में ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि महावीर के माता का संबंध इन 8 राज्यों में किससे है, या खुद महावीर का संबंध किस राज्य से हो जाता है ना। क्योंकि वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ है, जिसमें प्रमुख हम बार बार कहते हैं कि लिच्छवी होगा, प्रमुख लिच्छवी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने पहला जो महाजनपद था जिसका नाम है वज्जी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर एक और भी महाजनपद है, आप देखते होंगे ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये जो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, और वहीं पे एक महाजनपद है जिसका नाम है अंग महाजनपद, है ना। दक्षिण बिहार में 2 महाजनपद हो जाते हैं, एक हो जाएगा अंग महाजनपद और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा जिसको हम लोग मगध बोलते हैं, मगध महाजनपद हो जाता है। और उत्तर बिहार में एक महाजनपद है जिसको हम लोग वज्जी कहते हैं। महाजनपद से बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि महाजनपद से अभी हम लोग जितने भी पॉइंट और इंफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका, है ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो आप पहले मैप के माध्यम से ही समझिए, अच्छा रहेगा। ये हो जाता है आपका अंग। अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा। अंग का राजधानी कहाँ पर है, तो अंग का राजधानी चंपा है। और यही चंपा नदी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मगध और अंग को डिवाइड करता है, बांटता है। यही चंपा नदी है जो मगध को और अंग को क्या करता है, पृथक करता है। अंग का राजधानी बार बार पूछा जाता है चंपा है, और चंपा का प्राचीन नाम था जिसको हम लोग मालिनी कहते हैं, मालिनी कहा जाता है। चंपा का प्राचीन नाम क्या है, मालिनी हो जाता है। और यही चंपा के एक शासक थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। इसी चंपा के शासक थे, इसी अंग के शासक थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त नाम था। और यहीं पर मगध की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम जो सम्राट थे, जिनका नाम था बिंबिसार, है ना, जिनका नाम क्या था, बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कहे जाते हैं बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार कहे जाते हैं। और बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्य अंग को क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया, मगध में मिला लिया, है ना। इसको इन्होंने क्या किया था, मगध में इन्होंने यहां पर मिला लिया। अब यहां पर देखिए, जिस अंग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी अंग को बसाया था एक अंग नामक व्यक्ति ने इसे बसाया था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें कि अंग का क्षेत्रफल यानी कि अंग का विस्तार कहां कहां पर हुआ है, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में हो जाता है। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, है ना, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बस इतना ऐसे याद रखिए, है ना, किताब में पढ़ते रह जाएंगे, है ना, फिर वहीं के वहीं दिमाग में रहेगा। बस समझ के पढ़ते चले जाइए, हो जाएगा। यही अंग है, अंग महाजनपद, क्योंकि हमें तीन महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। एक हो जाता है वज्जी और मगध, और ये हो जाता है अंग। अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है, चंपा, और चंपा का प्राचीन नाम है मालिनी, है ना। इसी अंग को मगध के सम्राट थे बिंबिसार, जिन्होंने जीत लिया और मगध में इसको मिला दिया। अंग की स्थापना किया था एक अंग नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। और अंग का विस्तार क्षेत्र देखेंगे तो भागल और मुंगेर के क्षेत्र में हमको दिखाई देता है, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम लोग अंग की बात करें तो तुतुक्षी नामक अंग का प्रथम राजा था। तुतुक्षी अंग का प्रथम राजा, अगर पूछे कि प्रथम राजा कौन था, तो प्रथम राजा तुतुक्षी हो जाता है। तुतुक्षी अंग का प्रथम राजा तुतुक्षी है। अगर आपसे पूछता है कि अंतिम राजा कौन था, तो कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कुंती के पुत्र हैं।
तो कुंती के पुत्र हो जाते हैं जिनका नाम है कर्ण, और यही अंग के अंतिम राजा हो जाते हैं जिनको हम लोग कर्ण कहते हैं। अंतिम राजा है ये, ठीक है, अंतिम राजा है ये। और अंतिम राजा कहाँ कर है? अंग के है। अंग का उल्लेख आपको 16 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में भी अंग का चर्चा मिलता है, अंग का उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग देखेंगे तो प्रथम उल्लेख इसका अंग का अथर्ववेद में भी मिलता है। अंग का प्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में भी मिलता है ना, अथर्ववेद में भी इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। इतना भी याद करते हैं तो बस, है ना, एकदम हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं होगा आपको, बनेगा ही बनेगा प्रश्न आपसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और भी महाजनपद हो जाएगा, और ये महाजनपद हो जाता है जिसे हम लोग, है ना, मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं क्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महाजनपदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार के महाजनपद से तो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे आपके बीपीएससी के द्वारा जितना भी, चाहे बिहार के द्वारा जितना भी प्रश्न, है ना, जितना भी एग्जाम होता है, सब में महाजनपद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। यही है आपका, है ना, जिसे हम लोग एकदम पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र, ये सब जो देख रहे हैं ना, यही क्षेत्र हो जाता है जिसको हम लोग मगध कहते हैं। मगध कहा जाता है, और मगध का राजधानी था राजगृह। राजगृह राजधानी है, या राजगीर हम कह सकते हैं। बाद में इसकी राजधानी बदल करके, परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में लाया गया, है ना, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बसाई गई बाद में, और यहीं पर इसका राजधानी बना ही रह गया, है ना, यहीं पर। और इसी मगध का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। इसी मगध का पहली बार उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है ना, अथर्ववेद में इसका उल्लेख हमको मिलता है। कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसका उल्लेख पहली बार कहाँ पर मिलता है ना। आपका जो पड़ोसी जो महाजनपद था, वो पड़ोसी महाजनपद था यहाँ पे कौन सा? वो था आपका अंग, जिसका राजधानी कहाँ पर था? चंपा। और इसी अंग को मिलाया था मगध में, किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा इसको मिला लिया गया, है ना, बिंबिसार के द्वारा इसको मिला दिया गया। और मगध जो महाजनपद है यह दक्षिण बिहार में स्थित हो जाएगा, दक्षिण बिहार में स्थित है, यह दक्षिण बिहार में, है ना, दक्षिण बिहार में यह स्थित हो जाएगा मगध महाजनपद, दक्षिण बिहार में। इतना ही नहीं, अंग को ही नहीं बल्कि मगध के सम्राटों ने कौशल को भी मिलाया, वत्स को भी मिलाया और अवंती को भी मिलाया, और इस तरीके से मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। यहाँ पर मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और इसी मगध पर एक वास्तविक संस्थापक जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिनका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार ने यहाँ से अपना साम्राज्य की स्थापना किया और यहीं से शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। बिंबिसार की अगर बात हम लोग देखेंगे तो ये बिंबिसार जो है तथागत बुद्ध के प्रिय मित्र थे, संरक्षक थे, लेकिन बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया, है ना। अजातशत्रु के द्वारा क्या कर दिया गया? इनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, मगध के बारे में कुछ और चीजें भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि मगध महाजनपद है, यहीं से इतिहास की बड़ी बड़ी अध्याय जो है यह शुरू होता है ना, बड़ी बड़ी अध्याय शुरू होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था मगध, है ना, मगध महाजनपद। चलिए, ये हो जाता आपका मगध महाजनपद हो जाएगा, है ना, मगध ये महाजनपद हो जाता है। और मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? क्या वजह था? इसके उत्कर्ष के पीछे क्या कहानी है ना, इसके उत्कर्ष के पीछे, इतना शक्तिशाली होने के पीछे इसका क्या राज है? तो एक बात आप याद रखिएगा, अगर ये गंगा नदी है, किसी भी नदियों के किनारे सभ्यता और संस्कृति जो है फलता फूलता है सबसे ज्यादा। वजह भी है, जैसे हम लोग देखेंगे तो गंगा, सोन और गंडक नदियों के तट पर ही यह पाटलिपुत्र है। और जहां गंगा नदी की बात है, इस गंगा नदी से हमें सबसे पहली बात जो ये है, जो हमें सिंचाई की सुलभ सुविधा प्राप्त हो जाती है, यह एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगर गंगा नदियों की अगर हम प्रयोग की बात करें तो व्यापार के लिए सबसे सुविधाजनक यह क्षेत्र हो जाता है नदी, है ना, व्यापार के लिए। और इतना ही नहीं, परिवहन सुविधा के लिए तो सबसे शानदार है परिवहन सुविधा। और इतना, है ना, परिवहन सुविधा
और इतना अगर सुविधा हमको प्राप्त हो जाए तो फिर हम लोग एक बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। और यही चीजें था उत्कर्ष के पीछे। भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, भूमि बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर मगध की बात करें तो भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ था, है ना। भूमि सबसे ज्यादा क्या था, उपजाऊ था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लोहे का खदान भी प्राप्त होता है, लोहा का खदान प्राप्त होता है। और सोचते होंगे लोहा से क्या फायदा होगा। द्वितीय नगरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था लोहा। लोहा की खोज क्रांति पैदा कर दी। एग्रीकल्चर में, राजा की शक्तियों में, व्यापार में, अधिशेष में सबसे ज्यादा हुआ और लोहा ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लोहा का खदान भी हमको कहाँ मिला, मगध से मिलता है। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे मगध के सम्राटों ने सबसे पहला अपना राजधानी बनाया था कहां पर, गिरिब्रज में बनाई थी, है ना। राजगिर बनाई थी, राजगिर, है ना। राजगिर इन्होंने अपनी राजधानी जो है सबसे पहले अगर देखिएगा, है ना, तो राजगिर इन्होंने अपना सबसे पहला राजधानी बनाया। और ये राजगिर जो है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये चारों तरफ से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। चारों तरफ से क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। मजबूत किलेबंदी, ये सबसे ज्यादा किसी भी सम्राट और किसी भी महाजनपद के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, ये सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो फिर सबका सब धरा ही रह जाएगा। यानी कि इस गद्दी पर बैठने वाला हर एक शासक योग्य था, शक्तिशाली शासक था यहाँ पर। और यही वजह भी हुआ कि मगध जो है यह बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष होने लगा, शक्तिशाली होने लगी। आप देखते होंगे शुरुआती में जब इसकी राजधानी बनाई गई थी कहाँ पे, राजगिरी में, गिरिब्रज में, तो बाद में उदयन के द्वारा इसका राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में लाया गया। पाटलिपुत्र, प्रश्न पूछता है कि राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में राजधानी किसने बसाई, तो ये उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा। और हर्यक वंश के ये सम्राट थे, अजातशत्रु के पुत्र थे। और अजातशत्रु ने जिस तरह से अपने पिता की हत्या की थी, उसी तरह से उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। उसी तरह से अगर विस्तार की हम लोग बात करें, मगध की विस्तार की बात करें, तो पटना से लेकर के गया का क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो इसका वर्णन मगध और अंग का वर्णन मिलता है कहां पर, अथर्ववेद में मिलता है। अंग और मगध आप देख रहे हैं ना, जो दक्षिण बिहार में महाजनपद है, इसका वर्णन आपको कहां पर मिलता है, इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में मिलता है ना, अथर्ववेद में। अब यहां पर प्रारंभ करते हैं कौन कौन सम्राटों ने, कौन कौन वंश ने यहाँ पर शासन किया था। तो सबसे पहले एक पौराणिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि पुराण के अनुसार कहता है कि मगध की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। पुराण कहता है, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग पुराण की बात करते हैं। तो पुराण के दृष्टिकोण से, पुराण के अनुसार, है ना, पुराण के अनुसार, ठीक है, मगध का स्थापना किसने किया था, तो मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया था। पुराण के अनुसार, ये भी देख लीजिए, पुराण के अनुसार इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना, मगध की स्थापना, है ना, मगध की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, बृहद्रथ के द्वारा किया गया था। बृहद्रथ के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, है ना। और इसलिए इन्होंने अपना बृहदत्त से बृहदत्त वंश नाम रख दिया, बृहद्रथ, है ना, बृहदत्त वंश भी हो गया यहाँ पर। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि मगध की गद्दी पर बैठने वाला सबसे पहला वंश कौन सा है, बृहदत्त वंश हो जाता है, बृहद्रथ वंश। और बृहदत्त के एक पुत्र थे जिनका नाम था जरासंघ, इनके पुत्र का नाम था जरासंघ। और जरासंघ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। जरासंघ जो है, ये जरासंघ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली से बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, लेकिन भीम ने इनको हरा दिया द्वंद्व युद्ध में। और द्वंद्व युद्ध में महाभारत में आप लोग देखेंगे, इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। जरासंघ ने, है ना, जरासंघ को भीम ने द्वंद्व युद्ध में, है ना, द्वंद्व युद्ध में क्या कर दिया था, द्वंद्व युद्ध में इनको हरा करके मार दिया। और इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। इसी बृहदत्त वंश की अंतिम अगर सम्राट की बात किया जाए कि अंतिम सम्राट इसका कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम सम्राट का नाम है रिपुंजय, है ना। क्या नाम है, रिपुंजय नाम हो जाता है, रिपुंजय नाम हो जाता है, ठीक है।
पूछा तो पूछा, आज तक तो पूछा नहीं है ऐसा, कभी हो सकता है किसी एग्जाम में आपको पूछ दे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह हो जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाला। ठीक है, वो आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो जाएगा। जैसे हम यहां पर देखिए, अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें और हर्यक वंश के बारे में, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, है ना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जहां पर हमको प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और यही वजह है कि बीपीएससी वाले सबसे ज्यादा सवाल इसी से उठाते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल उठाया जाता है। सबसे पहला जो मगध की गद्दी पर शासन जिसने किया उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश हो जाता है, हर्यक वंश नाम है। और हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बिंबिसार के द्वारा किया गया। बिंबिसार, है ना, याद रखिएगा इसको, क्योंकि बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि बिंबिसार है या बिंदुसार है। बिंबिसार हो जाते हैं हर्यक वंश के सम्राट हैं जिनको संस्थापक हम लोग कहते हैं, और बिंदुसार हो जाते हैं मौर्य वंश के सम्राट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते हैं और अशोक सम्राट के पिता हो जाते हैं, जिनका नाम है बिंदुसार नाम हो जाता है। ठीक है, बिंदुसार। अब यहाँ पे हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो हर्यक वंश का जो काल है 544 से लेकर के 412 बीसी तक है। 544 से लेकर के 412 बीसी तक हम लोग इस काल को, है ना, रखते हैं, हर्यक वंश को रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया। कब? 544 में। इसकी स्थापना किया जाता है कब? 544 बीसी में किया जाता है। बीसी में किसके द्वारा किया जाता है? तो बिंबिसार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ना। बिंबिसार के द्वारा स्थापना किया जाता है। जब इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की तब इनको लगा कि नहीं, हमें अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, और सोचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वैवाहिक संबंध की स्थापना की। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी, है ना, वैवाहिक संबंध के माध्यम से ही इन्होंने अपने राज्यों को मजबूत किया। जैसे में हो सकता है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो सरकारी नौकरी के बाद आपको लग रहा होगा कि शादी ब्याह करेंगे, तो वाकई में सरकारी नौकरी के बाद आपका जो जिससे शादी विवाह लगेगा उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर भी होंगे तो जैसे ही रिलेशन बनता है आप मजबूत हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हर्यक वंश के जो सम्राट थे जिनका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार ने भी यही बातें सोची थी। यही बातें सोची थी कि मगध के उत्थान में वैवाहिक संबंधों को लागू करना, या वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इसकी प्रगाढ़ता और इसकी सुरक्षा, और इतना ही नहीं बल्कि इसके विस्तार में भी भूमिका निभाया जा सकता है। और यही वजह है कि इन्होंने सबसे पहला जो विवाह किया था कौशल राजकुमारी से, है ना, कौशल राजकुमारी से। इनका सबसे पहला विवाह जो हुआ था कौशल से हुआ था, और कौशल की राजकुमारी थी जिसका नाम था, क्या नाम था इनका? कौशल देवी नाम था, कौशल देवी, है ना, कौशल देवी नाम हो जाता है। जब इनका विवाह हुआ तब यहाँ के, है ना, कौशल के राजाओं ने इनको काशी का क्षेत्र जो है यह दहेज में दिया था। काशी का क्षेत्र दहेज में दिया था, है ना। काशी का क्षेत्र क्या हुआ? का क्षेत्र, है ना, दहेज में इनको यहां पर मिला था, दहेज में। इन्होंने अपना जो दूसरा विवाह स्थापित किया, इन्होंने जो दूसरा विवाह स्थापित किया वह दूसरा विवाह स्थापित किया था किससे? लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य की एक चिलना, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी जिसका नाम था चेलना, है ना, चेलना नाम था। याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया आपसे। और ये जो चेलना है ये चेटक की बहन थी। ये चेलना जो है ये चेटक की, है ना, चेटक की बहन हो जाती है। और इस तरह से लिच्छवियों के साथ भी वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था। और इनका जो तीसरा विवाह की चर्चा जो बार बार मिलता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश, जो पंजाब के क्षेत्र में आता है। मद्र की राजकुमारी से, मद्र की राजकुमारी यानी कि पंजाब क्षेत्र के राजकुमारी जिसका नाम है क्षेमा, है ना, क्षेमा से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था, क्षेमा से। इतना ही नहीं, चंड प्रदोत वहां के एक सम्राट थे।
चंड प्रद्योत के साथ भी बिंबिसार ने अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाया, मित्रवत संबंध बनाया। लेकिन क्या हुआ अंत में जाकर के, अगर 492 ईस्वी की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो 492 ईस्वी में, 492 बीसी में इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। क्या किया गया? इनकी हत्या कर दिया गया। यहां पर इनकी हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही ज्यादा, है ना, दुख की बात है, हत्या कर दी जाती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का क्या है जिंदगी? अजातशत्रु यानी कि हर्यक वंश के दूसरा सबसे प्रतापी सम्राट थे, जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल यहां पर रहा है 492 से लेकर के 460 बीसी तक। 492 से लेकर के 460 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। किसका? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुनिक हो जाता है। अजातशत्रु का वास्तविक नाम अगर पूछा भी गया है कि वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, तो वास्तविक नाम हो जाता है जिसको हम लोग कुनिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। कुनिक हम लोग इनको कहते हैं। किसको? हम लोग अजातशत्रु को कहते हैं।